हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके बाय के सिंह में। आपका हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, उसका इतिहास एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी सभ्यता की जो कांस्य युग में मतलब ब्रॉन्ज एज में अपने पीक पर थी। सोचिए एक ऐसी सुपर सिविलाइजेशन जो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी, और फिर अचानक हजारों सालों के लिए इतिहास से जैसे गायब ही हो गई। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी भूली बिसरी दुनिया की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की। अच्छा, इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक सभ्यता की। मतलब ये आज के पाकिस्तान से भी बड़ा एरिया है। और इसे सही से समझने के लिए ये उस समय के प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर मिला भी दें तो उनसे भी बड़ी थी। तो हाँ, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर इतनी विशाल और इतनी एडवांस्ड सभ्यता 3000 से भी ज्यादा सालों के लिए इतिहास के पन्नों से गुम कैसे हो गई? हुआ क्या था आखिर? यही वो मिस्ट्री है जिसने दशकों से हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान परेशान कर रखा है, और आज हम इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक खोई हुई महासभ्यता। यहाँ हम ये पता लगाएंगे कि कांस्य युग का ये जायंट आखिर दोबारा खोजा कैसे गया। ये जो टाइमलाइन है ना, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली कहानी बताती है। देखिए, सभ्यता 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई और 1900 ईसा पूर्व तक खत्म भी हो गई। लेकिन फिर एक लंबी खामोशी, हजारों साल की खामोशी। 1826 तक तो किसी को इसके होने का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, और इसकी असली शान का पता तो दुनिया को 1921 में जाकर चला, जब हड़प्पा में बड़ी खुदाई शुरू हुई। तो आखिर क्या चीज इस सभ्यता को इतना स्पेशल बनाती थी? चलिए उनके सबसे बड़े अचीवमेंट को देखते हैं। दुनिया के पहले स्मार्ट शहर। सच कहूं तो उनकी इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग अपने समय से सदियों आगे थी। एक मिनट के लिए सोचिए कि आप आज से 4500 साल पुराने किसी शहर में घूम रहे हैं, और वहां सड़कें कैसी हैं? एकदम सीधी, एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बनी हुई, और पैरों के नीचे ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क है जो शहर के हर घर से जुड़ा है। जो इमारतें हैं वो सब एक ही साइज की पक्की ईंटों से बनी है, और हम कुछ 100 या 1000 ईंटों की बात नहीं कर रहे, लाखों की तादाद में। नहीं, ये कोई साइफाई फिल्म का सीन नहीं है। ये सिंधु घाटी का एक आम शहर हुआ करता था, जहां बड़े बड़े अन्न भंडार और पब्लिक बाथ्स भी थे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक कमाल था। लगभग 12 मीटर लंबा, और बनाया भी गया था तो गजब की प्रिसिजन के साथ। इसका मकसद क्या था? शायद कोई धार्मिक अनुष्ठान, एक ऐसी जगह जो पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाती होगी, जो उनके सोशल स्ट्रक्चर का सेंटर रही होगी। अब ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। देखिए, जहां उसी समय मिस्र के लोग धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं सिंधु घाटी के लोग आग में पकी हुई मजबूत ईंटें बना रहे थे, वो भी बड़े पैमाने पर। इसका सीधा सा मतलब था कि उनके शहर ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा साफ सुथरे थे, और वो वक्त की मार झेलने के लिए बनाए गए थे। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये भविष्य के लिए प्लानिंग करना था। लेकिन उनके शहर सिर्फ अपनी दीवारों के पीछे ही नहीं सिमटे हुए थे, वो एक हलचल भरे इंटरनेशनल नेटवर्क का सेंटर थे। तो हमारा अगला हिस्सा इसी पर है, कौन से युग का ग्लोबल ट्रेड, और कैसे इस सभ्यता ने दुनिया भर में अपना असर छोड़ा। दुनिया को बदलने वाले कई चीजों में से सिंधु घाटी ने हमें एक ऐसा तोहफा दिया जिसे हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, कॉटन यानी कपास। वे दुनिया में इसे उगाने और इससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोग थे। असल में उनका असर इतना गहरा था कि पुराने ग्रीस के लोग इस कपड़े को सिंधु नदी के नाम पर सिंडन कहते थे, जो उनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक पक्का सबूत है। तो हमें उनके इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क के बारे में पता कैसे चलता है? असल में इसके सुराग पूरी पुरानी दुनिया में बिखरे हुए हैं। आज के इराक में आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा की बनी हुई खास मोहरें मिलती हैं। उत्तरी अफगानिस्तान में उनकी व्यापारिक चौकियों के खंडहर मिलते हैं,
और तो और मेसोपोटामिया की पुरानी लिखाई में मेलूहा नाम की एक दूर की जमीन का जिक्र है जहां से कीमती सामान आता था, और ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये मेलूहा सिंधु घाटी ही थी। और यहाँ एक कमाल की बात है, एक ऐसी विरासत जो हजारों सालों तक चलती रही। उनके वजन और नाकतोल का पूरा सिस्टम 16 के नंबर पर आधारित था, 16, 32, 64 ऐसे। ये सिस्टम इतना असरदार था कि ये मॉडर्न समय तक भारतीय कल्चर में बना रहा, जहां 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे। ये उनके स्टैंडर्डाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा लेकिन बहुत गहरा सबूत है जो आज तक हमारे साथ है। ठीक है, हमने उनकी कमाल की उपलब्धियों को देख लिया, लेकिन हर जवाब के लिए सिंधु घाटी हमारे सामने एक दर्जन नए सवाल खड़े कर देती है। तो अब हम उतरते हैं रहस्य के दिल में, पहेलियों से भरी एक संस्कृति, क्योंकि हम जो जानते हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। तो पहला बड़ा सवाल, भाई यहाँ राज कौन करता था? हमारे पास इतने बड़े, इतने ऑर्गेनाइज्ड शहर हैं, लेकिन कोई महल नहीं मिला। मानकीकृत वजन है, लेकिन कोई शाही कब्र नहीं मिली। राजाओं, रानियों या सम्राटों का कोई साफ सबूत ही नहीं है। तो क्या उन पर पुजारियों की कोई कमिटी शासन करती थी, या शायद व्यापारियों की कोई काउंसिल? ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़ा रहस्य है। और फिर ये हैरान कर देने वाला आइडिया आता है, क्या ये एक ऐसी सभ्यता थी जहां बड़े पैमाने पर युद्ध होते ही नहीं थे? मिस्र और मेसोपोटामिया के उलट यहाँ पर ना तो सैन्य जीत का जश्न मनाते हुए बड़े बड़े स्मारक हैं, न कोई भारी भरकम किलेबंदी है, और हथियार भी बहुत कम मिले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक विशाल समाज बनाया जो जीत पर नहीं बल्कि व्यापार पर आधारित था? अगर ऐसा है तो यह चीज उन्हें प्राचीन दुनिया में लगभग अकेला खड़ा कर देती है। लेकिन शायद सबसे बड़ी, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पहेली है उनकी लिखाई, उनकी स्क्रिप्ट। हजारों मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, तांबे की प्लेट्स पर ये जो खूबसूरत से निशान मिलते हैं ना, ये आज भी हमारे लिए एक पूरा रहस्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इसे सुलझाने की कोशिश की, पर सब फेल हो गए। जरा सोचिए, अगर हम इसे पढ़ पाते तो हमें उनके राजाओं के नाम पता चलते, उनके भगवानों की कहानियां मिलती, उनका खुद का इतिहास पता चलता। पर फिलहाल ये सब इतिहास के एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है, और हम बस चाबी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब क्योंकि हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते, हमें उनके विश्वासों को उनके बनाए सामान से ही समझना पड़ता है। हमें अनगिनत मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं जो शायद फर्टिलिटी की तरफ इशारा करती हैं। कुछ मोहरों पर एक शक्तिशाली पुरुष देवता को योग की मुद्रा में दिखाया गया है, जिसे कुछ विद्वान हिंदू देवता शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं। और ग्रेट बाथ खुद सार्वजनिक अनुष्ठानों के महत्व को दिखाता है। ये बस छोटे छोटे टुकड़े हैं एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक दुनिया की झलकियां। और ये हमें लेकर आता है आखिरी और सबसे बड़े रहस्य की तरफ। एक सभ्यता जो हजारों सालों तक फली फूली, वो बस गायब हो गई। हमारा आखिरी हिस्सा इसी सवाल से जुड़ा है, महान गुमशुदगी। लाखों लोगों की ये दुनिया आखिर मिट कैसे गई? वो क्यों गायब हुए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, लेकिन कई थियरीज हैं। शायद क्लाइमेट बदल गया और जीवन देने वाली नदियां सूख गईं, जिससे खेती करना नामुमकिन हो गया। या हो सकता है कि किसी भयंकर बाढ़ या भूकंप ने उनके शहरों को बर्बाद कर दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स किसी बाहरी हमले या किसी जानलेवा महामारी की तरफ भी इशारा करते हैं। और सबसे ज्यादा संभावना यही है कि ये कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इन सब विनाशकारी चीजों का एक घातक कॉम्बिनेशन था, जिसने धीरे धीरे इस महान सभ्यता का दम निकाल दिया। और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें इस धीमे पतन की कहानी बताते हैं। आखिरी दौर में हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहर अब खराब हालत में हैं, नई इमारतें पुरानी दोबारा इस्तेमाल की गई ईंटों से बन रही हैं, बस्तियां छोटी और कम व्यवस्थित होती जा रही हैं। ये कोई अचानक हुआ अंत नहीं था, ये एक महान सभ्यता थी जो धीरे धीरे बिखर रही थी, अपनी चमक हो रही थी। तो सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतनी एडवांस्ड और इतनी विशाल सभ्यता जो अपने समय से सदियों आगे थी, उसे लगभग पूरी तरह से भुलाया जा सकता है, तो हमारी अपनी सभ्यता का क्या होगा? हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़ेंगे, और क्या भविष्य हमें याद भी रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है। गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। गाइस, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी ऐसी ही मिलती रहेगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।